ने दिया सबूत, नहीं छोड़ेंगे साथ। पहली परीक्षा में ही पीएम मोदी हो गए पास। रोज सरकार गिराने वालों को मिला जवाब, टीडीपी जेडीयू बैसाखी नहीं, मोदी के साथी हैं। मोदी के चेहरे पर पहली बार बीजेपी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उतरी और 282 सीटों पर जीत के साथ पार्टी सत्ता में लौटी। इस प्रचंड बहुमत का असर ये हुआ कि मोदी सरकार ने जीएसटी, नोटबंदी जैसे कई कड़े फैसले लिए और बेखौफ होकर 5 साल तक सरकार भी चलाई। लेकिन जब साल 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो ये कहा गया कि सत्ता विरोधी लहर की वजह से बीजेपी इस बार चुनाव हार जाएगी। हालांकि इस बार तो बीजेपी ने और भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए 303 सीटों के साथ सत्ता में लौट आई और सत्ता में लौटते ही मोदी सरकार 3 तलाक के खिलाफ कानून लेकर आई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया और अग्निपथ जैसी बड़ी योजना भी लेकर आई। लेकिन जब साल 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो इस बार बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा और लगातार 2 चुनावों में बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी इस बार बहुमत से दूर हो गई, क्योंकि देश की जनता ने बीजेपी को सिर्फ 240 सीट दी और सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी को नीतीश कुमार और नायडू जैसे नेताओं का साथ लेना पड़ा, जिसके दम पर मोदी सरकार सत्ता में तो आ गई। लेकिन इसके बावजूद ये कहा जाने लगा था कि मोदी सरकार जेडीयू और टीडीपी की बैसाखियों पर टिकी है। जिस दिन ये बैसाखी हटी, मोदी सरकार गिर जाएगी। यही वजह है कि जब बात सदन में वक्फ बिल पास कराने की आई तो विपक्ष ने सबसे पहले नीतीश की जेडीयू और नायडू की टीडीपी पर डोरे डालने की खूब कोशिश की, जिससे सदन में ही वक्फ बिल गिर जाए। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार्ज बोल दे कि बिल नहीं आना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तारीफ करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, पर वो बुलडोज किया जा रहा है। जो आप विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, समाजवादी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, वामपंथी, सभी लोग उसका विरोध करते हैं। और सवाल यह है, जेडीयू क्या करेगी, टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं, जो कहते हैं कि माने हम जो संविधान में लिखा गया है, जो संविधान के प्रस्तावना में है, सर्वधर्म समभाव, सेक्युलरिज्म को लेकर, वो कहते हैं हम इस पे विश्वास रखते हैं। वक्फ बिल पर टीडीपी का क्या स्टैंड है, जेडीयू का क्या स्टैंड है? हम तो इसका विरोध करेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे संविधान पर आक्रमण है। कांग्रेस ने जहां नीतीश को उनकी सेक्युलर छवि को लेकर डराने की कोशिश की, तो वहीं ओवैसी ने मुसलमानों का डर दिखाकर नीतीश और नायडू से वक्फ बिल का विरोध करने की गुहार लगाई, क्योंकि उन्हें यह लग रहा था कि वक्फ बिल को मुस्लिम विरोधी बताकर नीतीश और नायडू को साथ लेंगे और वक्फ बिल सदन में पास नहीं हो पाएगा। ऐसे में मोदी सरकार के लिए ये भी एक बड़ी परीक्षा की घड़ी थी, जिसमें पास होने के लिए पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को कमान सौंपी, जिन्होंने लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक मोर्चा संभाला और विपक्ष के एक एक आरोप का जहां मुंह तोड़ जवाब दिया, तो वहीं डंके की चोट पर दोनों सदनों से वक्फ संशोधन बिल को पास कराकर इतिहास भी रच दिया। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं।
हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस वक्त लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ उस वक्त पीएम मोदी सदन में नहीं थे, और जब राज्यसभा से ये बिल पास हुआ तो उस वक्त पीएम मोदी विदेश दौरे पर निकल गए थे। यानी पूरी जिम्मेदारी अमित शाह के कंधे पर थी और इस जिम्मेदारी को उन्होंने पूरी ताकत के साथ निभाया। तभी तो जिस राज्यसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए 119 वोट चाहिए थे, उस राज्यसभा में मोदी सरकार ने 128 वोटों के साथ बिल पास करा लिया। क्योंकि इन मौके पर नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने ऐलान कर दिया कि पार्टी ने कोई व्हिप जारी नहीं किया है, सभी सांसद अपने अंतर्मन की आवाज से वोट करेंगे। जिसका असर ये हुआ कि खुद सस्मित पात्रा जैसे बीजेडी के दिग्गज सांसद ने वक्फ बिल के समर्थन में वोट कर दिया। Made the change of stand of the BJD on the Waqf bill, sir? You see, the party has decided that the MPs were to vote as per their conscience and left it to the honourable MPs to decide. I haven't discussed with the other MPs so far. As far as I am concerned, I had supported the bill. So I think other MPs, what they have done, whether they abstained, they walked out, or they have supported or opposed, that I can't say in totality. साल 2024 में हुए उड़ीसा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नवीन पटनायक की पार्टी को बुरी तरह से हराकर सत्ता हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद बात वक्फ संशोधन बिल की आई तो बीजेडी ने एक विपक्षी पार्टी होने के बाद भी परोक्ष रूप से मोदी सरकार का साथ दिया, क्योंकि पीएम मोदी और नवीन पटनायक के बीच अच्छी दोस्ती मानी जाती है। और ऐसे कई मौके आए जब नवीन पटनायक की पार्टी ने सदन में मोदी सरकार का साथ दिया है। यही वजह है कि इस बार भी उनकी पार्टी बीजेडी ने परोक्ष रूप से मोदी सरकार का साथ दिया और वक्फ संशोधन बिल 128 वोटों के साथ राज्यसभा में पास हो गया। इसी के साथ मोदी सरकार पहली परीक्षा में भी पास हो गई। तो वहीं नीतीश के साथ ही नायडू ने भी सबूत दे दिया कि उनकी पार्टी महज एक बैसाखी नहीं है, मजबूती के साथ मोदी सरकार के साथ खड़ी है और आगे भी इसी तरह से खड़ी रहेगी। विपक्ष भले ही उन पर डोरे डालने की कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, नीतीश और नायडू मोदी सरकार को छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। वैसे आपको क्या लगता है, नीतीश और नायडू इसी तरह से मोदी सरकार का साथ देते रहेंगे या भविष्य में पलटी मार जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।